डेड केस से बच्चा पैदा कराया गया था. इज इट पॉसिबल? I have done one case and she has twin babies today and both girls. एक कोई मैंने खबर पढ़ी थी, आई डोंट नो कितनी वेरीफाइड है, क्योंकि मुझे खबर याद आ रही है. डेड केस से बच्चा पैदा कराया गया था और बड़ा वियर्ड था वो सुनने में पहली नज़र में कि हस्बैंड की शायद डेथ हो गई थी और उसी टाइम उन्होंने डॉक्टर्स ने कुछ प्रोसीजर्स लिया, आई डोंट नो क्या प्रोसेस था, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई. इज इट पॉसिबल? I have done one case. So I will tell you this story. This is very interesting. This couple is from Haridwar. Husband and wife मेरे पास दिल्ली क्लिनिक पे आते हैं एंड वेरी नॉर्मल, कुछ प्रॉब्लम नहीं. हस्बैंड ने बस मुझे हिस्ट्री दी कि मैं ओकेजनल आई एम एन अल्कोहलिक एंड हमें बेबी नहीं हो रहा है, तो हमने सब टेस्ट वेस्ट करा लिए एंड सब कुछ करा लिया. हस्बैंड ने बोला आप मेरा स्पर्म फ्रीज कर लो, मुझे ना 6 महीने के लिए ट्रैवल करना है. मैंने कहा ठीक है, मैंने स्पर्म फ्रीज करके रख लिया. अब ये लॉस्ट 3-4 महीना. 4 महीने बाद इसकी वाइफ आती है, बोलती है मेरे हस्बैंड को डायग्नोस हुआ है लिवर फेलियर. पेशेंट एक, आई विल नॉट नेम द हॉस्पिटल, एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिटेड है दिल्ली में एंड लिवर ट्रांसप्लांट बताया है. ऐसे कोई बात नहीं, तुम पहले ये निपटाओ फिर देखते हैं. अब लिवर ट्रांसप्लांट हुआ इसका और इसकी वाइफ ने अपना लिवर दिया अपने हस्बैंड को उसको बचाने के लिए. हस्बैंड एक्सपायर्ड. ठीक है, नाउ इसकी फैमिली और यंग कपल, इसकी फैमिली मेरे पास आती है आफ्टर ऑब्वियसली 3 months कि हस्बैंड एक्सपायर हो गया एंड वी वर सो शॉक्ड, एकदम यंग गाय, कि अब क्या करें. अब आइडियली मैं स्टक्ड थी, मेरे ऊपर बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़, बहुत सारी एथिकल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें थी, बट मेरे पास स्पर्म था. सो वी डिड IVF फॉर दिस सिंगल फीमेल हु लॉस्ट हर हस्बैंड एंड शी हैज़ twin babies today and both girls. And I have posted this story on the LinkedIn also that day and I was touched. I didn't know. मुझे ऐसा लगा कि these things actually बहुत बहुत मायने रखती हैं ज़िंदगी में, पता है. मतलब आप उसके, जो उसका फादर था ना बॉय का, वो रो रहे थे मेरे सामने बैठ के कि आपने आज मिरेकल कर दिया, मेरे घर में वापस खुशियाँ आ गई. या किसी ने अपना यंग बेटा खोया हो और उसके फिर 2 बच्चे हो जाएं. और भविष्य में बच्चे आप और भी कर सकते हो उनके. अभी मेरे पास उसकी एक वाइल और पड़ी है स्पर्म्स की, और मेरे पास एम्ब्रियोज भी पड़े हैं उसके. सो आप ये देखो ना कि ज़िंदगी में कुछ भी होता है और जिसका जो होना है ना, और आप सोचो अगर उसने नहीं उस दिन मुझे बोला होता कि आप मेरा स्पर्म फ्रीज कर लो, तो मेरे पास सैंपल ही नहीं होता उसका. दिस इज़ ऑल डेस्टिनी. नाइस. मतलब कुदरत कहीं ना कहीं से आखिर में आ ही जाती है. ओके, महिलाओं को लेकर हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि पिछला सेक्शन जो था वो पुरुषों को डेडिकेटेड था. आजकल कई किस्से आते हैं जहाँ 25-27 साल में ही महिलाओं के अंडे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. इज इट ट्रू? इट्स वेरी ट्रू. मेरे को लगता है कि विद द न्यू लाइफस्टाइल, विद lot of hooking here and there, of course what you tell me, alcohol consumptions, partying. आप भी देख ही रहे हो, मेरे मुंह में शब्द क्यों डाला? आप भी तो देख ही रहे हो ना सब कुछ. नहीं, मैं आपके मुंह पे इसलिए डाल रही हूँ कि आप बोल रहे हो. केसेस आपके पास भी आते हैं सारे. So and I'm sure आप पूछते होगे उनसे भाई कि हाँ, तुम ये ड्रिंक करते हो, ये करते हो, ये करते हो. यंग गर्ल्स कम टू मी, मैं तो सच में पूछती हूँ कि दिल्ली कितने में. अफेयर तुम्हारे चले, कितने पार्टनर एक साथ हैं. एग्जैक्टली, आई आस्क बॉयफ्रेंड है. हाँ, कितने हैं, कितनी पार्टी करती है. बोलती मैम, ये नहीं पूछते कितने हैं. इतना थोड़ा तमीज़ रखनी पड़ती है मुझे. एंड देन मतलब ओपनली बोलते हैं मैम स्मोकिंग तो हम छोड़ ही नहीं सकते. मतलब फॉर देम स्मोकिंग हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. लाइक आप बाहर जाओगे क्लब्स में तो गर्ल्स तो आराम से स्मोकिंग कर रही हैं. सो स्मोकिंग इज़ मोर हार्मफुल दैन ड्रिंकिंग अल्कोहल. सो आई ऑलवेज टेल देम भाई स्मोक मत करो. You can have some amount of consumption of alcohol, but smoking is very, very harmful for the egg quality. And definitely it affects. तो यंग गर्ल्स के भी बहुत जल्दी आजकल एग्स ख़त्म हो रहे हैं. आई हैव पीपल कमिंग टू दिल्ली क्लिनिक, बहुत सारी लड़कियाँ, मतलब 25 साल, 26 साल, 27 साल, कॉलेज में हैं. दे हैव दे पीरियड्स इश्यूज़, मेंस्ट्रुअल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज एग कम होता है तो पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं. व्हेन वी चेक देम पता चलता है एग्स कम है. सो वी काउंसल देम फॉर एग. चलो मैं इसको और आसान कर दूँ. वो लड़कियां जो खूब सिगरेट पीती हैं, दिन की एक वाली बात नहीं कर रहा, ना बहुत वो सारी लड़कियां जो दिन में कम से कम 3-4-5 सिगरेट पी जाती हैं, उनको किस किस तरह की समस्याएं होती हैं?
सबसे पहले तो लंग्स, आई थिंक यू आर नॉट, वैसे ही दिल्ली एक पोल्यूशन बॉक्स है, आप ऊपर से सिगरेट और पी रहे हो, सबसे पहले तो लंग प्रॉब्लम्स, सारा कार्बन इकट्ठा हो रहा है, आपकी ब्रीदिंग इशूज शुरू हो जाएंगे, लंग इशूज शुरू हो जाएंगे. सेकेंड थिंग इज़, सबसे ज़्यादा तो आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, योर एग काउंट स्टार्ट्स गोइंग डाउन वेरी बैड मीन्स वेरी बैड. थर्ड थिंग इज़, आपकी स्मोक की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स वैसोकंस्ट्रिक्ट इतनी पतली होने लगती हैं, देयर चांसेस दैट आपको बीपी इशूज़ हो सकते हैं. बीपी इश्यूज़ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपके चांसेस होते हैं आपको स्ट्रोक आ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. आई थिंक स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी बैड फॉर गर्ल्स. स्मोकिंग महिलाओं में ज़्यादा नुकसानदायक है पुरुषों में? मतलब नुकसानदायक तो है. नुकसानदायक दोनों में है बहुत सारा, बट आई थिंक फीमेल्स को जल्दी अफेक्ट करता है बिकॉज फीमेल्स का BMI कम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मोक इज़ मोर, क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया कम होता है. PCOS और PCOD अगर ये है तो क्या माँ बनना ऑलमोस्ट नामुमकिन है? सो PCOS एक बहुत कॉमन बीमारी है. आज क्लिनिक पे 10 महिला आएंगी जिनको, अगर मैं सिर्फ PCOS की 10 महिला हैं, सो आई वुड से कि उसमें से एटलीस्ट 5 लोग तो IVF पे ही जाते हैं, और वो 5 लोग जो बचे होते हैं उनको हम नेचुरल या IUI से प्रेग्नेंट करते हैं. अब PCOS 3 टाइप के होते हैं. एक माइल्ड, जिसमें सिर्फ कुछ सिम्टम्स होते हैं या ओवरी में कुछ सिस्ट होते हैं. मॉडरेट और सिवियर. माइल्ड एंड मॉडरेट को तो मैं नॉर्मल या IUI से मैनेज करती हूँ, बट सिवियर PCOS पेशेंट्स नॉर्मली IVF के लिए जाते हैं. सो PCOS पेशेंट्स को डरना नहीं है. PCOS पेशेंट्स को ट्रीट करने का ना एक बहुत इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल है. जिस पेशेंट को PCOS है, वो मोटा है, पतला है, क्या खाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसको दवाइयाँ एक्ट कर रही हैं कि नहीं, सो इट ऑल डिपेंड्स कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं. बट PCOS पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी होती है एंड वी नीड टू ट्रीट देम प्रॉपर्ली एंड अर्ली ऑल्सो. तो ये होम IVF जो आपके होते हैं उसमें भी आप इन डिटेल्स को नोटिस करना इजी होता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम पेशेंट से तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स ले ही लेते हैं, उनकी पुरानी रिपोर्ट्स, तो उसमें तो आप क्लियरली देख ही सकते हैं सब कुछ. एंड प्लस हम वीडियो कॉल पे होते हैं, सो पेशेंट्स अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है, हम पेशेंट्स को देख सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी लाइक. उसकी दवाइयाँ भी होती होंगी, तो वो कैसे पहुँचती होंगी वहाँ तक? सो दवाइयाँ हम पेशेंट्स को, E-फार्मेसी इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया, सो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शंस निकाल देते हैं, वो अपनी दवाइयाँ खुद खरीदते हैं. इंजेक्शंस हम पेशेंट्स को, क्योंकि वो IVF का प्रोटोकॉल है, हम उनके घर ही भेजते हैं और वो अपना लगवाते हैं इंजेक्शंस. इसमें भी होम IVF में भी खर्चा ऑलमोस्ट वही है? ऑलमोस्ट वही आता है. ओके. मोबाइल की जो ब्लू लाइट होती है वो भी हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करती है? बिल्कुल, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन एंड अ ब्लूटूथ लाइट ओनली ना. सो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा यूसेज करें, सो इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम योर आइज टू योर एग्स. ओके. नाइस. IVF के थ्रू जेनेटिक बीमारियां ट्रांसफर होती हैं? यस. सो IVF के थ्रू जेनेटिक बीमारियां भी बीमार होती हैं, बिकॉज IVF में भी तो एग्स और स्पर्म हस्बैंड और बट वहाँ वाइफ तो आप जेनेटिक टेस्ट अलग से भी कर रहे हो ना कि कौन सा स्ट्रांग है? यस. सो अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम एम्ब्रियोज की जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर करते हैं. बट आजकल तो जेनेटिक सबको है, सबके बाप दादा को शुगर है, सबके बाप दादा के किसी के बाल झड़े हुए हैं, बट शुगर, इफ इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम, हाई BP है. we can only test genetic disorders, not medical disorders. बट शुगर तो अब जेनेटिकली भी आ रहा है ना फैमिलीज में लाइन से. अगर वो जेनेटिक का जीन है, लेकिन PGTA टेस्टिंग में हम वो अभी टेस्ट नहीं कर सकते हैं. व्हाट वी कैन टेस्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम बेबीज, टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल 13 में प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल 18 में प्रॉब्लम है. आपने भी बहुत सारे बच्चे देखे होंगे थोड़े से मेंटली रिटार्डेड बेबीज़ हो जाते हैं, कुछ बेबीज़ चल नहीं पाते हैं, कुछ बेबीज़ खा नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते बहुत लंबे समय तक. सो दीज आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. यू कैन पिक अप दीज डिसऑर्डर्स फ्रॉम IVF. लेकिन जो ये मेडिकल कंडीशंस हैं, BP, शुगर या फिर कोई किडनी प्रॉब्लम, ये सब जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये आप एम्ब्रियो की टेस्टिंग में नहीं पिकअप कर जैसे आप सकते हो. जेनेटिक टेस्ट अपना कर रहे हो कि सबसे स्ट्रांग मेरा कौन सा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें तो हेल्दी होने चांस ज़्यादा होंगे. एब्सोल्युटली, बेबी एब्सोल्युटली हेल्दी होता है, लेकिन सी ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज, Okay, बचपन से हाइपरटेंशन ध्यान रखा तो नहीं, ठीक बट है. जैसे होता है ना फैमिली में है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसी को 50 में होता है, किसी को 30 में हो जाता या है. बट यू कैन नॉट पिक इट अप ऑन एम्ब्रियो टेस्टिंग. ओके, ठीक है. अब मैं कुछ IVF को लेकर भी पूछ लेता हूँ कि सब तो आपके पास आएंगे नहीं, कई सारे इधर भी होंगे जो इधर भटकेंगे. होम IVF में आग मिल गया आपको तो और अच्छी बात है. बट कुछ जनरलाइज क्वेश्चंस थे जो लोगों के जहन में थे. पेशेंट कैसे पहचाने कि डॉक्टर उसे सिर्फ पैसे के लिए IVF नहीं बोल रहा?
ओके, सो आई थिंक यार डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को इतना बदनाम मत करो. बदनाम आई नहीं मीन डॉक्टर्स व्हाट दे वुड से इज़ कि देखो डॉक्टर्स भी तो जेन्युइनली बताएंगे ना. और अब आजकल देखो पेशेंट्स को भी एग्जैक्टली पता होता है. दे हैव जस्ट नॉट कमिंग टू वन डॉक्टर. वो मेरे पास आते हैं तो उनके पास पूरा पोथा होता है रिकॉर्ड्स, प्रिस्क्रिप्शंस, जहाँ पे वो एडवाइज्ड होते हैं. मतलब आजकल तो ये है कि हम IVF कराने आए हैं, आप बताओ कैसे करोगे. सो पेशेंट्स आर वेल educated.